अब मैं इस संस्था के महामंत्री बेअदब लखनवी जी को बुलाना चाहता हूं कि आए और आज के कार्यक्रम अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। संस्था के उपाध्यक्ष श्री रामराज भारती जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि आकर के आज के मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं आदरणीय मंजू सक्सेना जी को निवेदन करूंगा कि वो आकर के आज की विशिष्ट अतिथि लता उपाध्याय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और अनागत साहित्य संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष जी का माल्यार्पण मैं स्वयं करूंगा। आज के समारोह में उपस्थित वरिष्ठ जन एवं हमारे अतिथिगण, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज का इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं आदरणीय प्रवीण पांडे आवारा जी से आग्रह करूंगा कि अपनी सुमधुर वाणी से वाणी वंदना प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रवीण पांडे आवारा। मां वीणा पाणी को नमन करता हूं। मंचस्थ मनीषियों को नमन वंदन करता हूं। आप सभी लोगों की पावन उपस्थिति को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। आदेश हुआ है वाणी वंदना के लिए, तो मैं एक अवधी भाषा में वाणी वंदना लिखी है जो कि माँ के चरणों में निवेदित कर रहा हूँ।
आप सभी लोगों का समर्थन चाहूंगा कि आपन बच्चा समझ के दुलराओ मैया, आपन बच्चा समझ के दुलराओ मैया, बढ़िया गीत हमरी कलम ते लिखवाओ मैया। तो हम तो लड़का अज्ञानी, हम थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, हम तो लड़का अज्ञानी, हम थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ। बसी हम मैया हमरे मन में और न अब भरमाओ। क्या बात है। आय कंठ में बिराजो सुर बिखराओ मैया, बढ़िया गीत हमरी कलम ते लिखवाओ मैया। तू चारियों आर भटक रहन है, ना दिखाई कोई दूजा। चारियों आर भटक रहन है, ना दिखाई कोई दूजा। कौनी विधि अब तुमरी मैया करी रात दिन पूजा। ओ कौनियों नई जुगत हमका बदलाओ मैया, बढ़िया गीत हमरी कलम ते लिखवाओ मैया। तो नाम तुम्हार है सुन के देवी, पूज रहे सब ज्ञानी। नाम तुम्हार है सुन के देवी, पूज रहे सब ज्ञानी। ओ हमरो ज्ञान बढ़ाओ तनिको, तो हम तुमका जानी। और नाही ऐसी वैसी हमका भरमाओ मैया, बढ़िया गीत हमरी कलम ते लिखवाओ मैया। अंतिम मंत्र इसका कि नजर करो अब हमरे ऊपर, दया करो अब थोड़ी। नजर करो अब हमरे ऊपर, ओ दया करो अब थोड़ी। ओ आस लगाए बैठन हम भरो हमारे झोली। हमरे जीवन में खुशियां बरसाओ मैया, बढ़िया गीत हमरी कलम ते लिखवाओ मैया। आपन बच्चा समझ के दुलराओ मैया, बढ़िया गीत हमरी कलम ते लिखवाओ मैया, बढ़िया गीत हमरी कलम ते लिखवाओ मैया। आज के संचालन की जिम्मेदारी तब तक इस बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी की कृतियां, जो कि अभी इसी महीने के पहले रविवार को लोकार्पण हुआ था, तमस की गूंज, और एक पुस्तक और भ्रमण, जो कि हमारे अखिल भारतीय नागरिक साहित्य संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष को समर्पित करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय एल.पी. गुर्जर जी अपनी कृतियों को ये हमारी दोनों प्रक्रिया है, जिसमें डॉक्टर अजय प्रसन्न साहब ने अपने आशीर्वाद से नवाजा है, अहमद लिखा है। आप ये जब हुआ तो उस समय थोड़ा कर रहे थे,
और हमारा सौभाग्य था कि मैं अपने संस्था में उनका स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर गुर्जर लक्ष्मी, हमारी संस्था है श्री भारत गुर्जर लक्ष्मी साहित्यिक संस्था, जो तेलीबाग में चलता है। आप लोग सादर आमंत्रित है, जब भी होता है कार्यक्रम आइए। तो मैं आज शायद बहुत हो सकते हैं, अभी एक खंडेवाल जी थे बनारसी के, 400 किताबें लिखी, और जब उनका डेथ हुआ तो उनके लड़की उनका दाह संस्कार उनके जो है साहित्य सहयोगी एक आदमी ने किया है। किताब लिखना इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी संस्था को चला करके और उसको अपना दायित्व ले करके दिखाना बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर प्रसून साहब पिछले 50 से लेकर 16 जयंती आज है उनकी संस्था का, जो कि ये बहुत माना हुआ चीज है। आप लोग और साथ साथ मैं अपनी संस्था के तरफ से उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमें अपने दावों से न्याय रखना है और इतनी 2 सेकंड सादर समर्पित करता हूँ। नीचे है सबसे
युवा माइक की जरूरत नहीं चल रहा था। युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार सिंह श्रेयस को मैं बुलाना चाहूँगा। वो आदरणीय हो गया डॉक्टर अजय कुसुम जी का स्वागत करेंगे। आए हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित करेंगे श्रेयस जी। सजल जी आ जाए। फोटो और अब मैं अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान के महामंत्री बेअदब लखनवी जी को बुलाना चाहूंगा कि आए और आदरणीय अध्यक्ष जी का सम्मान पत्र देकर के स्वागत करें।
इसके बाद संस्था के उपाध्यक्ष श्री रामराज भारती जी आए और मुख्य अतिथि सागार्पण कर सम्मान करें। मैं आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि आज के विशिष्ट अतिथि का साल्यार्पण और आज आदरणीय प्रसून जी के पितृ श्री रथ सरोज कुमार द्विवेदी जी की पावन स्मृति में वर्ष में एक सम्मान दिया जाता है। उसके लिए श्री नवल किशोर त्रिपाठी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप आए और अपना सम्मान दें। आदरणीय डॉक्टर अजय प्रसून जी, कृपया अपने कर कमलों से इन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। इधर देखो सर, थोड़ा सा इधर। और इस माह का जो अनागत मार्तंड और कविता चंद्रिका सम्मान आदरणीय डॉक्टर स्वाति पांडे प्रेम जी को जाता है। हम चाहते हैं कि आप आए और अपना सम्मान करें। आदरणीय डॉक्टर स्वाति पांडे प्रेम जी। आज जिनकी कृति का लोकार्पण होना है, हमारे बीच सुल्तानपुर से पधारे आदरणीय राम दुलारे सिंह सुजान जी, जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पद से रिटायर हो चुके हैं, हमारे बीच में हैं और कई किताबें इन्होंने अनागत पर लिखी हैं। आज की पुस्तक भी इनकी अनागत कविता आंदोलन के संदर्भ में ही है। तो इन्हें अनागत रश्मि रथी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। कृपया आप आए और अपना सम्मान दें। आदरणीय राम दुलारे सिंह सुजान जी।
हमको एक साथ ही चाहिए, इसलिए हम बार बार कोशिश करते हैं। या तो आप अपने पास रख लीजिए, एक एक फोटो खींच लीजिए। सामने इधर देखिए। आज हमारे बीच जो दूसरे कृतिकार हैं वो हरदोई से संबंध रखते हैं। आदरणीय आदरणीय अभिनव दीक्षित जी, इनकी पुस्तक आओ जी लेते हैं, इसका भी विमोचन होना है। आपका सम्मान। आपको अनागत कविता भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय अभिनव दीक्षित जी। जी इधर देखिए। इसी के साथ आज हमारे गुरुजी आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसून जी, इनकी गजल संग्रह कम नहीं बोलेंगी गजलें, इसका भी विमोचन होना है, जिसके लिए मुख्य वक्ता के तौर पर आदरणीय मंजू सक्सेना जी हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि आदरणीय मंजू सक्सेना जी भी आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। सम्मान पत्र दे दो भाई। ऐसा है, पुलिस वैसे ही विलम्ब से पहुंचती है और अब तो रिटायर हो चुका हमारे इंस्पेक्टर साहब, तो अब थोड़ा सा गति जो अंतर हो गई। इधर देखिए। आपको जग पे आता है। हाँ, आप अच्छी आ रही है। अब मैं माइक अपने संचालक महोदय को पुनः दे रहा हूं। कृपया आए और अपना आगे का कार्यक्रम बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। अब मैं आज के जिनकी पुस्तकों का लोकार्पण होना है, आदरणीय राम दुलारे सिंह और अभिनव दीक्षित जी, दोनों लोगों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं अपनी अपनी कृतियां लेकर के।
ठीक। आप बैठे थे नहीं नहीं खड़े होकर दिखा देंगे तो फोटो आ जाएगी। क्योंकि एक एक किताब करवाइए एक एक किताब अब मैं अखिल भारतीय राग साहित्य संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय अजय प्रसून जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी पुस्तक का लोकार्पण मंच के सभी लोग करके पुस्तक का लोकार्पण करें। बना दो बना दो जो कितनी है वो आएगा ना। आप भी माला बने तुम उधर हम कैसे खड़े होते हैं? नहीं किताब है तो सामने हो सकते हैं। चलो हो जाएगा। इसी क्रम में अब मैं आदरणीय श्री राम दुलारी सिंह सुजान इसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी पुस्तक का लोकार्पण
नहीं है? एक किताब और दीजिए ना। हमारे बीच में तीसरे कृतिकार जो आज के हैं आदरणीय अभिनव दीक्षित जी, चलो जी लेते हैं अपनी काव्य कृति का लोकार्पण करें। आप लोग अपने अपना स्थान को ग्रहण कर लें और आगे का संचालन मैं इस संस्था के उपाध्यक्ष श्री रामनाथ भारती जी को सौंप रहा हूं कि आए और आइए। अब मैं इसी क्रम में आज की मुख्य वक्ता श्रीमती मंजू सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और इन कृतियों के संबंध में समीक्षात्मक रूप से अपनी राय दें। आदरणीय मंजू सक्सेना जी। तालियां बजा दीजिए भाई साहब, आप लोग देखा बाबा चाय में खा लो तभी ताली बजाएंगे। चाय पिलवाएं? क्या बात है? ठंड हो गई है। हाँ, ठंड हो रही, मेरे को पसीने आ रहे हैं। खुद ना पीना। माँ शारदे को नमन करते हुए और जिनकी कृतियों का आज विमोचन हुआ है, श्री राम दुलारे सिंह सुजान जी, डॉक्टर कुसुम चौधरी जी, और हमारे इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान मनुष्यों, सभी साहित्य प्रेमियों और श्रोताओं पर नमन वंदन करते हैं और इन कृतियों के रचनाकारों को मैं हृदय से बधाई देती हूँ कि आज उन्होंने एक साथ 4 कृतियों को माँ वाणी के आंचल में संजोया है, जो कि हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे दयादेव जी का ये आदेश था कि मैं कुछ अपने विचार में करूँ। बाकी की तो पुस्तक मैंने देखी भी नहीं है, देखी तो आप प्रसून जी की भी नहीं है। गजल का, जैसा कि उनकी किताब का पुस्तक का नाम है, हम नहीं बोलेंगे गजलें। और ये इनकी हिंदी गजल है। तो जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे गजल के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार की कलम से हिंदी गजल का विकास और विस्तार है।
क्योंकि इसके बीज तो भारतीय युग में ही पड़ चुके थे और भारतीय युग में भी क्या गए पहले ही 13वीं शताब्दी में गजल हिंदुस्तान में इसका परिचय हुआ। तो अमीर खुसरो ने फारसी में गजलें लिखी और उसी के साथ उन्होंने कुछ गजलें ऐसी भी लिखी जिसमें कि उर्दू हिंदी के शब्द अवधी में भी गजलें लिखी अमीर खुसरो ने। लेकिन भारतीय युग के बाद हिंदी गजलों का प्रचार प्रसार बढ़ता है और इधर हाल में कुछ सालों में तो जैसे हिंदी गजल की क्योंकि गजल एक ऐसी विधा है कि जिसकी तरफ हर काव्य प्रेमी और काव्य सृजक आकर्षित होता है और एक बार गजल के फंदे में फंस गया तो फिर वो उसका नशा जो है वो उसको अपने में ही उलझाएगा। इस तरह से हमारे अजय प्रसून जी ने भी एक गजल संग्रह उनका पहले भी निकल चुका है और ये दूसरा गजल संग्रह है कि कम नहीं बोलेंगी गजलें। लेकिन ये गजल संग्रह बाकी गजल संग्रह से जो हिंदी गजल संग्रह निकले हैं उनसे कुछ हट कर है क्योंकि इसमें अनागत शब्द भी लगा हुआ है जो उन्होंने अपने संग्रह को नाम दिया है और सभी जानते हैं कि अनागत आंदोलन के सृजक हैं संस्थापक हैं। तो इससे कम नहीं बोलेंगी गजलें इसका शीर्षक भी अगर देखा जाए तो बड़ा एक विशेष सा है, एक अलग सा है। और ये वैसे तो उनकी जो पहली गजल है इस संग्रह में उसी के रदीफ पर आधारित है। प्राय लोग गजल को जब सुनते हैं कि गजल कोई गा रहा है तो गजल का अर्थ समझते हैं कि आशिक माशूक के संवाद, उनकी खूबसूरती और साकी या पैमाना है। लेकिन क्योंकि शुरू में तो एक्चुअली में इसकी उत्पत्ति का बीज ही यही था, यहीं से शुरू हुई गजल और बहुत सदियों तक ये इसी दायरे में कैद रही। लेकिन जब दुष्यंत कुमार जी ने उसे इस कैद से आज़ाद कराया और इसमें जन साधारण के विषयों को भी से जो संबंधित विषय थे उनको सम्मिलित किया, जो उर्दू के क्लिष्ट शब्द थे उसको हिंदी सरल हिंदी के और सरल उर्दू के शब्दों का समावेश किया। तो ये गजल जो थी वो हर साधारण व्यक्ति के भी दायरे में, समझ के दायरे में आ गई और पसंदीदा विधा बनाई। तो अभी तक जो गजल केवल प्रेमियों के हृदय को धड़काती थी वो अब जनसाधारण को भी लुभाने लगी और उनकी समझ में भी आने लगी और पसंद भी आने लगी। पर प्रसून जी कुछ इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गए और उन्होंने इसे अनागत नाम दिया। अनागत जैसा कि प्रसून जी ने अपनी इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि अर्थात कठिन वर्तमान जीते हुए स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार करना। अनागत का अर्थ मतलब सकारात्मक सोच। आज वर्तमान अगर आपका कठिन भी है तो भी आप भविष्य अपना सकारात्मक विचारों से सोचे, आशा करें। और उसी तरह से प्रसून जी ने अपनी इस पुस्तक की जो गज़लें हैं उनको, उनमें भी उसी सोच की झलक है। जैसे इस पुस्तक की पहली गज़ल है, गम नहीं बोलेंगी गज़लें, कम नहीं बोलेंगी गज़लें। और इस पुस्तक में सम्मिलित माँ वाणी सहित 111 गज़लें हैं जिनको देखकर और पढ़कर ऐसा लगता है कि ये कम नहीं, ये एक से एक बढ़कर बोलेंगे।
और अगर मैं अभी भी बोलने लगी तो शायद हमारी भी आवाज दब जाएगी इनके नीचे। पर इस नौबत आने से पहले ही मैं कुछ और शब्द बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्रसून जी का भी लगाव गजल से बहुत रहा, उनकी दूसरा संग्रह है और उनका जो लगाव है वो उनके हिसाब से गजल हर मर्ज की दवा है। वो कहते हैं जीना ना हो आसान तो कोई गजल कहो, जीना ना हो आसान तो कोई गजल कहो, जब मन हो परेशान तो कोई गजल कहो, खतरे में पड़े जान तो कोई गजल कहो, और रुकने लगे जबान तो कोई। तो गजल वास्तव में गीत की तरह गाई नहीं जाती है। हम लोग गाते हैं लेकिन गजल आरंभ में गीत की तरह गाई नहीं जाती थी, बल्कि गजल कही जाती है। और प्रसून जी की जो गजलें हैं वो दूसरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद अपनी बात कहती है। इतनी जीवंत गजलें हैं। वो कहती हैं ये घाटियों में जिंदगी की लय सुनाएंगी, गजलें कभी गुफाओं में रहने न पाओ। और फिर प्रसून जी कहते हैं कि जो भी पीछे छूटा वापस गजलें लाएंगी, जो भी पीछे छूटा वापस गजलें लाएंगी, फिर से नए तीर और तरकश गजलें लाएंगी। और क्योंकि अनागत शब्द इसमें सम्मिलित है और अनागत दृष्टिकोण से ही प्रसून जी की सारी गजलें हैं, तो अनागत दृष्टिकोण से उनका कहना है कि दृष्टि समक्ष नवागत रहे, कभी अनागत लाए, फिर से नई सोच नव मानस गजलें करेंगे। और साथ ही वो कहते हैं कि अनागत के पथिक हैं हम, भविष्य लक्ष्य है अपना, कभी मौका पड़ा ऐसा समय को मोड़ कर भागे। अनागत को इन्होंने सम्मिलित करके एक बहुत ही श्रेष्ठ काम किया है। एक वाकई में एक जो रचनाकार का एक दायित्व होता है वो पूरा किया है। क्योंकि मेरे विचार से कि कोई भी काव्य कभी अपने में श्रेष्ठ है जब वो श्रोता या पाठक के हृदय में नई आशाओं का संचार करे, उसके मन की जो निराशा है उसको एक सकारात्मकता में बदल दे। और इस दृष्टिकोण से मैं प्रसून जी को बधाई देती हूँ कि वो उनकी गजलें उस कामयाबी के शिखर को। वो कहते हैं अभी हम मौन बैठे हैं, अभी हम मौन बैठे हैं, उछालेंगे कभी पर्वत, अभी हम मौन बैठे हैं, उछालेंगे कभी पर्वत, सभी देखेंगे कांधों पर, उठा लेंगे कभी। और प्रसून जी ने दुष्यंत कुमार की लकीर पर चलकर अपनी गजल विविध विषयों में रची है, जिसमें माँ बाप के प्रति अपनी भावनाओं से लेकर जन साधारण के हृदय को छूते हुए अन्य न जाने कितने विषय इन्होंने सम्मिलित किए हैं। और अनागत शब्द को सार्थक करते हुए लिखते हैं कि अनागत पर विजय पाए हमारे प्यार की किरणें, अनागत पर विजय पाए हमारे प्यार की किरणें, नया इतिहास रच डाले मधुर संसार की किरणें। और एक बड़ी खास बात है प्रसून जी की गजल में, यूँ तो हिंदी गजल आजकल कितने ही लोग हिंदी गजल लिख रहे हैं, लेकिन प्रसून जी की हिंदी गजल वास्तव में हिंदी गजलें हैं। क्यों? और हिंदी गजल का ये सशक्त उदाहरण है। इसमें उर्दू गजल का अरूज तो है, व्याकरण तो है, लेकिन इसमें जो शब्द है उन्होंने गजलों में प्रयोग किए हैं वो शुद्ध हिंदी है। और इस लिहाज से प्रसून जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि उर्दू अरबी के बोलचाल के शब्दों को लाए बिना भी हिंदी शब्दों से ही बहुत खूबसूरत और नाजुक गजलें कही जा
क्या बात है। इस तरह से हम लोगों को, हम भी गजलकार हैं, हम काफिये लेने में हमें मुश्किल होती है तो हम उर्दू के काफिये लेते हैं, लेकिन प्रसून जी ने हिंदी काफिये को अपने रदीफ के साथ फिट बैठाकर बड़ी खूबसूरती से ये बताया है कि कैसे ये काफिये हिंदी काफिये कैसे गजल में पिरोए। और जब आप लोग पढ़ेंगे कि ये किताब संग्रह तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वास्तव में ये हिंदी गजलें हैं। कहने को तो बहुत सारी दुष्यंत कुमार जी ने भी उर्दू के बहुत से शब्द यूज किए हैं, लेकिन प्रसून जी की वाकई में अगर उर्दू गजल का रूस ना होता तो ये गीतिका के उसमें इतनी शुद्ध हिंदी है। और भाषा की दृष्टि से ये संग्रह बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि प्रसून जी के पास जब संग्रह पढ़ते हैं तो लगता है कि प्रसून जी के पास हिंदी का जो शब्दकोश है उसका भंडार है उनके पास। हर गजल का कथ्य अलग है, विषय अलग है, और हर कथ्य सार्थक होने के साथ साथ बड़ी खूबसूरती से शेर में पिरोया है। और कहन के साथ हर गजल में गेयता भी है। आप उस गजल को बहुत खूबसूरती से गा भी सकते हैं, और जो उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगाती है। हिंदी गजल एक ऐसी विधा है, हिंदी या उर्दू की हो, कि जिसका हर शेर उसके शायर के व्यक्तित्व और उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र की अनुभवों की खुशबू से सराबोर होता है। और प्रसून जी की गजलों में उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप, उनके सोच और अनुभवों की झलक पूरी तरह से दिखाई देती है। कुल मिलाकर इस संग्रह की सभी गजलें भाषा, शिल्प और कहन की दृष्टि से बहुत अच्छी हैं। रदीफ काफिये के साथ प्रसून जी ने पूरा न्याय किया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी लोग इसकी कॉपी उनको दे दीजिएगा, रामराज भारती जी को या दुर्गा जी को। जी इसी ट्रिप पर बोलने के लिए मैं अनुरोध करूंगा युवा उत्कर्ष साहित्य संस्थान के अध्यक्ष श्री राजेश सिंह श्रेयस जी अपना अभिमत व्यक्त करें। परमादरणीय इस कार्यक्रम में विराजमान अध्यक्ष जी, इसके अलावा मंच पर आसीन जो चार अधिकार जिनकी पुस्तकें आज विमोचित हो रही, जिसमें अजय अशोक जी भी हैं, श्री राम दुलारी सिंह सुजान, डॉक्टर कुसुम चौधरी और श्री अभिनव दीक्षित जी। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं कि इस मंच से मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। वेदव लखनवी जी और रामराज भारती जी, आपका सहयोग सानिध्य में मिलता रहा। आज मैंने इस पुस्तक का कुछ अंश पढ़ने का मुझे देर रात को मौका मिला था, क्योंकि कार्य की व्यस्तता हमारी इतनी है, मैं शायद आज भी नहीं आ पाता, लेकिन मेरा सौभाग्य है, ईश्वर का कुछ एहसान है कि आज भी किसी मीटिंग नहीं लगी ऐसी कुछ। ये जो पुस्तक है कम नहीं बोलेंगे गजलें, शीर्षक वास्तव में आकर्षक है, और आकर्षक वो भी क्यों नहीं जिसकी लेखनी में आकर्षण है, जो न सिर्फ साहित्य को जीता है, लिखता है, बल्कि वो साहित्य जीता है। वैसे मैं साहित्य का प्राथमिक स्तर का ही विद्यार्थी हूँ। लखनऊ से मैं अभी मेरी खास पहचान तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति को पहचानने का साहित्य मेरे अंदर है, मेरे मन मानस में है। ऐसा भी नहीं है कि मेरा साहित्य प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन समय अभाव के कारण लखनऊ के आप साहित्यकारों के बीच बहुत वक्त देने का अवसर नहीं मिलता है।
इसलिए लखनऊ के आप विद्वान साहित्यकार से मुलाकात कम ही हो पाता है। विगत दिनों डॉक्टर अजय प्रसून जी ने अपनी संस्था के माध्यम से मुझे सम्मानित किया था और यह अवसर दिया था कि मैं उनके दर्शन कर सकूं। प्रथम दृष्टि में ही मैं पहचान गया था कि हिंदी साहित्य के साहित्यकार की कलम लेख से हट कर सकती है। हिंदी साहित्य दुनिया में एक अलग विचार के साथ गमन करने वाली लेखनी के सूत्रधार अनागत साहित्य के प्रणेता डॉक्टर अजय प्रसून जी, इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आपने मुझे कुछ करने का अवसर दिया तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। आउटस प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित अनागत गजल संग्रह कम नहीं बोलेंगी गजलें कुल मिलाकर 111 बेहतरीन गजलों का संग्रह है। अभी हमारी बड़ी बहन हमारी साहित्य आदरणीय ने बहुत सारा कुछ इस पुस्तक के विषय में अपने गहन अनुभव के आधार पर काफी कुछ लिखा है, लेकिन मैं भी जो कुछ बहुत कम समय में करीब 10-5 मिनट के अंदर जो भी समझ पाया था, जैसा कि आपने लिखा है कि अनागत कविता आंदोलन का उद्देश्य कठिन वर्तमान जीते हुए स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार करना है, तो इस गजल संग्रह की प्रथम प्रकृति गजल कम नहीं बोलेंगे गजले की पंक्तियां भी कुछ इसी तरह से पूरी होती है। कम नहीं बोलेंगी गजले, कम नहीं बोलेंगी गजले, मृत्यु का भय नहीं है, यम नहीं बोलेंगे गजले, ये जमाने की अंधेरा तब नहीं बोलेंगे। गजल विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करती हुई अंधकार को चबाकर अंधकार की बात न करने की बात करती है। यह इन पंक्तियों का स्वयं का संघर्ष हो। इसी तरह से आपकी एक गजल है कि आएंगे चलते तार ना उम्मीद मत होना, कैसे भी हो हालात ना उम्मीद मत होना। इस गजल में भी अनागत साहित्य का ही दर्शन हो रहा है। गजलकार ना उम्मीदी को सीधे सीधे नकार देता है, ना उम्मीदी को सीधे सीधे नकार देता है, ना उम्मीदी के साथ जीना ही नहीं। जीवंत वर्तमान लिखने में भी गजलकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यह गजल तो सामयिक गजल है, इसे पढ़कर कोई भी ठहर सकता है। नारी शक्ति के श्रृंगार में स्वरूप का भी दर्शन ये गजलें कराती हैं। आपकी पुस्तक में मुखर ढंग से तन्मयता के साथ गजलकार ने कुछ ऐसा लिखा है कि झरनों से जैसे खुली लड़कियां होती हैं, चुलबुली लड़कियां खुलती और बंद भी होती है मुखर भाग अंजुरी लड़की। जरा गजल की नीचे की पंक्तियों पढ़े। इस गजल के माध्यम से कवि ने अपने कवित्व के मर्म को स्वयं ही कविता के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है कि दर्पणों को करोड़ से कहती है, एक पत्थर सी राशि ढाती है, आंख भरती छलक सक जाती, एक अरसे से रोज बनती है। गजलकार की आद्योपान सभी गजलें मारक है। इसकी एक एक पंक्ति अनागत साहित्य आंदोलन का दर्शन कराती है। 71 वर्षीय डॉक्टर अजय प्रसून जी जहां अनेकों कृतियों के रचयिता हैं, वहीं उनको लखनऊ में अनेकों पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है, उसकी उत्तर प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष होने के नाते मेरे बीच में राम सरी विश्वकर्मा सजल जी, रामराज भारती जी भी हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे बीच अब्दुल राय भी हैं। आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। मैंने आपको इस अवसर पर एक सम्मान के साथ हमारी संस्था की तरफ से सम्मानित किया है। यह मेरा सौभाग्य है और आपके बीच में आकर के कुछ करने के लिए, बोलने का अवसर देने का जो आपने हमारे ऊपर उपकार किया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा। और इस सभागार में बैठे हुए जितने भी लखनऊ के बुद्ध साहित्यकार हैं, आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। हाँ, सुरेश जी का सम्मान आदरणीय भारती जी। जरा एक
मैं एक चीज छूट गया था, मैं अपने भावावेश में था। आपके बीच में एक ऐसे मणि रत्न हैं जिनकी मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि शायद साहित्य को सबसे अधिक संभालने का और सहयोग देने का काम करते हैं श्री नवल किशोर त्रिपाठी जी। ये ऐसे व्यक्ति हैं, मैं छूट गया था, गरीबों की लाठी। लगता है मुझको कि जब मैं कभी किसी मुद्दे पर कोई जीवंत आलेख लिखता हूं या प्रवासी साहित्य पर लिखता हूं या किसी बड़े विषय पर लिखता हूं तो मेरा वह आलेख स्थायित्व को प्राप्त करेगा, कहां दर्ज हो जाएगा रिकॉर्ड में, यह काम आप बिना मुझसे पूछे जिस तरह से करते हैं, मैं आपका सदैव आभारी हूं। पांडे जी, जो दो और कृतियां हैं तो कह दीजिए जो बोलना चाहें उस पर कुछ बोल दें। लोकार्पण जो हुई हैं कृतियां तो बोल दें। आज जिनकी कृतियों का लोकार्पण हुआ है, मैं बड़े ही सम्मान के साथ में अभिनव दीक्षित जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए और अपनी कृति पर दो शब्द अपने विचार व्यक्त करें। आए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित विद्वत जनों को प्रणाम करता हूँ और जिन लोगों ने जिस संस्थान की तरफ से अखिल भारतीय नागर संस्थान की तरफ से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, उस आयोजन को प्रणाम करता हूँ। आज हमको तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आ रही है कि कवि न हो मैं चतुर कहाऊं, मन अनुरूप राम गुण गाऊं। इतने बड़े बड़े साहित्य के प्रबुद्ध लोगों की कृतियों के बीच में एक हमारी कृति का भी विमोचन हो गया और उसको आप सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। जब हमने अपनी किताब आदरणीय संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रसून दादा को दी, मुझको ये नहीं लग रहा था कि इस किताब पे इतना अपार स्नेह और आशीर्वाद हमको मिलेगा। मैं चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारी कृति के बारे में लिखा है उसी का कुछ अंश आप लोगों के समक्ष हम पढ़ रहे हैं। एक चीज उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस कविता का जो शीर्षक है चलो जी लेते हैं, ये शीर्षक आज के जमाने में हर व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। संसाधनों से पटी हुई वसुधा आर्थिक उन्नति अपनी सीमाएं पार कर रही है, लेकिन हमारी अंतःकरण, हमारा आत्म संतोष, उससे हम कोसों दूर चले जा रहे हैं। तो चलो जी लेते हैं से तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना ही है कि हमको अंतर्मन और बाह्य जगत दोनों में संतुलन बना के जीवन जीना। जो डॉक्टर अजय दादा ने जो आशीर्वाद दिया है उसी का कुछ अंश, उनकी जो आशीर्वचन है वही आप लोगों के समक्ष पढ़ देते हैं। और उससे पहले आज अध्यक्ष जी का जन्मदिन है। कवि होने के नाते चार पंक्तियों में
आप सबकी ओर से, अपनी ओर से उनको जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। मंगलमय हो पंथ आपका, विपदाओं से दूर रहो, ढेरों खुशियों के मालिक बन, जीवन भर भरपूर रहो। हर प्रभात बेला मंगल हो, शाम सजाए सुंदर सपने, और दुख रजनी ना आने पाए, रूठे सपने में ना पड़े। अजय, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो इसी का कुछ अंश पढ़ देते हैं, पुस्तक के बारे में जो आशीर्वचन मिला है। डॉक्टर साहब ने लिखा है कि मेरे समक्ष पावन भूमि हरदोई के प्रतिभावान सशक्त रचनाकार श्री अभिनव दीक्षित जी की अनागत काव्य कृति चलो जी लेते हैं कि पांडुलिपि है। मेरा मानना है कि कविता मानव की आत्मा से निकली हुई उस पावन जानवी के समान है, जिसमें डूबकर, उतरकर, उतराकर हम एक नवीन कल्पना लोक में विचरण करने लगते हैं और हमें नवीन अनुभूतियों की प्रतीत होती है, जो समग्र समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। तो ये लंबी है, थोड़ी सी समय लगेगा पढ़ने में, लेकिन इसका कुछ अंश पढ़ देते हैं जो अनागत का दर्शन कराता है। मेरा ये मुक्तक है कि रात कितनी भी गहन हो, आस हो फिर भोर होगी। रात कितनी भी गहन हो, आस हो फिर भोर होगी। त्रसित भूपर एक दिन तो वृष्टि फिर घनघोर होगी। मत सहन कर छोड़ देना धर्म का वो पंथ क्षण भर, धीरता के विजय रथ पर जीत तो चमोर हो। और अंत में मैं चाहता हूं कि एक गीत आपके समक्ष, उसके कुछ बंद, समय का अभाव है, सभी लोगों को बोलना है, तो वो एक गीत के कुछ बंद आपके बीच में रख के मैं अपना स्थान लेता हूं। और हमारे जिन साहित्यकारों की पुस्तक का विमोचन हुआ है, श्री राम दुलारे जी, 2 लोगों की कृतियों का विमोचन हुआ है, डॉक्टर अजय रघु जी, इनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो साहित्य का उद्देश्य है लोगों को जगाने का, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का और अपनी भूमिका तय करने का, उससे संबंधित गीत के 2 बंद आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। जाग जाते अगर वक्त पर हम सभी, जागना तो पड़ेगा कभी ना कभी। क्या बात, जो भी आदर्श हैं, जो भी उपदेश हैं, मानना तो पड़ेगा कभी ना कभी। कितना आसान है कर्म पथ छोड़ना, कितना आसान है सबसे मुंह मोड़ना। ये धरा कहे रही, पाप सब सहे रही, माँ तो कहना पड़ेगा कभी ना कभी। कितना भी स्वार्थ के हम भंवर में फंसे, कितना भी धर्म के आचरण पर हंसे, है अंधेरा सघन राह दिखती नहीं, पर निकलना पड़ेगा कभी ना कभी। देश हमसे नहीं, देश से हम सभी, हो कोई धर्म मेरा, कोई जाति हो, और जिसकी माटी हवा ने है पाला हमें, जय हो कहना पड़ेगा कभी ना कभी। माँ पिता का निरादर न कर
वाला हमें नेह ममता सहित उनका अपमान तुम भूल कर ना करो। बाप बनना पड़ेगा कभी ना कभी। अंतिम है, कितनी भी नफरतें दिल में भरते रहो, बनकर हिंसक तुम कितने उभरते रहो। जब मनुष्यता जगेगी दिलों में कभी, तब पिघलना पड़ेगा कभी ना कभी। आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने मुझे इस लायक समझा कि इस कार्यक्रम में बुलाया, आमंत्रण दिया। पूरे संस्थान के सभी पदाधिकारियों से मैं परिचित नहीं हुआ, आज पहली बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन हम मंच पर आसीन हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं सबको हृदय से सबका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और सबको प्रणाम करते हैं। हमारे मध्य में आदरणीय सत्येंद्र जी बैठे हुए हैं। ये समय समय पे हमारे मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और उत्तर प्रदेश के 72 जनपद में किसी न किसी रूप में हमारा एनजीओ काम करता है। तो वही समाज की पीड़ा इस पुस्तक में मिलेगी। इसमें आदरणीय सत्येंद्र जी ने भी हमारे साथ बहुत विचार गोष्ठी की है। तो एक बार हम चाहते हैं इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाती हैं। अरे ठीक है, आशीर्वाद आके और आज के इस कार्यक्रम में अगले ग्रंथकार श्री राम दुलारे सिंह सुजान जी, जिनकी कृत्य सामाजिक परिदृश्य में परिवार, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और अपने विचार इस पुस्तक के संबंध में 2 शब्द बोल करके व्यक्त करें। आदरणीय सुजान जी। माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महागत साहित्य के संस्थापक प्रणेता डॉक्टर लक्ष्मण जी, जिन्होंने अपने जन्म दिवस को अनागत दिवस के रूप में समर्पित कर दिया है, इस अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आपका मार्गदर्शन साहित्यकारों को मिलता रहेगा। 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ, जिसमें इस संस्थान के अध्यक्ष जी की पुस्तक कम नहीं बोलेंगी गजलें हमें पीडीएफ के माध्यम से मिल गई थी
तो हमने इसका एक सरसरी तौर पर निरीक्षण क्या देखा। आमतौर से गजलों में अभी तक श्रृंगार की प्रधानता होती थी, इसमें वियोग भी होता था, संयोग भी होता था। लेकिन आपने ये बता दिया है कि गजलें भी वो सब कह सकती हैं जो हम गद्य में या पद्य में कह सकते हैं। जीवन का कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसको गजलों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये किताब इसका प्रतिनिधित्व करती है। कुछ पंक्तियां हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि आपकी भावना के प्रतीक हैं। सलामी ठोकना जीवन में हमको आ नहीं पाया, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। बिना सलामी ठोके कोई काम होता नहीं है। लेकिन क्या लिखा है आपने? सलामी ठोकना जीवन में हमको आ नहीं पाया और किसी सत्या की देहरी पर कोई ले जा नहीं पाया। तुम्हारी बातें सहदेली गले अपने नहीं उतरी, अधर पर था जो कड़वा सच कोई झुठला नहीं पाया। कविता में जो कविता लिखी जाती है, आप सभी कवि हैं, साहित्यकार हैं, जो अंतर्मन में भाव आते हैं और जिस समय हम दो शब्द अपने लिखते हैं वो नितांत अपना होता है, उसमें कोई दूसरी सोच नहीं आती। उस समय आदमी, मैं ये कहूंगा कि एक प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, तब दो शब्द निकल करके बाहर आते हैं। तो आपने इतनी बड़ी किताब में अपनी भावनाओं को समेटा है। एक बहुत बड़ी बात है, आदरणीय के द्वारा, आप लोगों के द्वारा बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए मैं बहुत विस्तार नहीं जाना चाहता। मेरा आपसे संपर्क फेसबुक के माध्यम से हुआ और उसके बाद में जो सुने और जो अपनत्व आपसे मुझे प्राप्त हुआ उसका मैं आभारी हूं और सदा रहूंगा। और मार्गदर्शन भी मिला। दूसरा, अभिनव जी की किताब का विमोचन हुआ। इसमें मैंने एक पन्ना पलटा और एक कविता मिली तनाव पर। तनाव पर आप लिखते हैं, तनावों में जिए क्यों जा रहे हैं? प्रश्न करते हैं, तनाव में जिए क्यों जा रहे हैं? घाव मन के सिए क्यों जा रहे हैं? तनाव में जिए क्यों जा रहे हैं? घाव मन के सिए क्यों जा रहे हैं? कोई अपना नहीं होता जहां में, कोई अपना नहीं होता जहां में, बोझ सबका लिए क्यों जा रहे हैं? आप सभी साहित्यकार हैं, ये जो अंतिम लाइन है, बोझ सबका लिए क्यों जा रहे हैं? थोड़ी देर बात करूं। आप सभी दूसरे के ही बोझ को ढो रहे हैं, क्योंकि जो समाज में आपको बुराइयां दिखती हैं या जो प्रकृति में कोई अच्छी चीज दिखती है या जो भी आप अनुभव करते हैं उसको आप मानस पटल पर लाते हैं और उसको लिखते हैं। तो एक साहित्यकार होता हमेशा दूसरे के दर्द को ही वो उकेरने का प्रयास करता है और दूसरे के दर्द में ही जीता है। अपने दर्द जो उसके अंदर दर्द है, जिस दर्द को अनुभव कर रहा है, वो एक की बात नहीं होती, हजारों की बात होती है। तो आपकी पुस्तक, ये जो कविता है बहुत ही प्रभावशाली है। एक ही कविता में देख पाया। अब मैं अपनी किताब पर आता हूं। वैसे मैं मूलतः कवि और ये मेरी 11वीं पुस्तक है, लेकिन एक गद्य में है। शीर्षक है सामाजिक परिदृश्य में परिवार अनागत दिशा। हर कार्य का कोई कोई कारण होता है और ये सामाजिक परिदृश्य में परिवार देखने का कारण है। एक दिन टीवी में देख रहा था
उस टीवी पर एक समाचार आया, लखनऊ की ही बात है, कोई दो प्राणी थे बुजुर्ग, उनका इंतकाल हो गया था, उनके बच्चे अमेरिका में थे। अमेरिका से उन्होंने ऑनलाइन दाह संस्कार कर दिया। ऑनलाइन दाह संस्कार अब कैसे किया भगवान जाने, ऑनलाइन दाह संस्कार कैसे होता है। ऑनलाइन दाह संस्कार तो कर दिया, लेकिन वो शायद ऑनलाइन पैदा नहीं हुए होंगे। तो ये बात मुझको बहुत ही पिंच किया कि समाज में परिवार की स्थिति ये हो गई है कि एक पिता, एक पुत्र अपने पिता का ऑनलाइन दाह संस्कार कर रहा है, जब वो पैदा हुआ ऑफलाइन। तो इस किताब का सृजन तभी हुआ, सामाजिक परिदृश्य में परिवार, मेरी बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी सी बुद्धि है, उस छोटी सी बुद्धि में जो आया, माता के ऊपर, पिता के ऊपर, पुत्र के ऊपर, पुत्री के ऊपर, पत्नी के ऊपर, मित्र के ऊपर, वृद्ध के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मैंने सब पर लिखा। तो ये है, वृद्धों को भी पढ़ने लायक है, बच्चों को भी पढ़ने लायक है, युवा को भी पढ़ने लायक है। हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं किसी का मार्गदर्शन कर दे, उतने में मैं धन्य हो जाऊंगा। तो ये किताब एक छोटी सी घटना के परिणाम स्वरूप इस किताब का जन्म हुआ, और ये किताब आप सभी को सादर समर्पित है, और आशा है कि इस किताब को अवश्य ही पढ़ेंगे। हो सकता है कि कहीं कोई प्रभावित हो जाए बच्चा, अपने माता पिता की सेवा करने लगे, या कोई बुजुर्ग प्रभावित हो जाए। वो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हम अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते, और जो नया है वो अपने अधिकार को पाना चाहता है। तो वृद्ध और युवक के बीच में संघर्ष होता है। उस संघर्ष से बचने के लिए हमको अपने अधिकारों में कटौती करना पड़ता है, अपने अधिकारों को छोड़ना पड़ता है, दूसरे को मौका देना पड़ता है। तो इस प्रकार से सारी बातें इसके अंतर्गत हैं, और मैं चाहूँगा कि किताब सबको बांट दो और आप लोग पढ़िएगा। और हो सकता है कि मेरी भावना जो है कहीं कुछ परिवार में जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं, उन विसंगतियों को दूर करने में सहायक बने। आप सबके बीच में मुझे एक कहने का अवसर मिला, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, और आदरणीय डॉक्टर साहब को सारा श्रेय देता हूं कि आप सबके बीच में प्रस्तुत होने का बार बार हमको अवसर देते रहते हैं, और आप सभी का आभारी हूं। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आशा है कि आप इसे अवश्य करेंगे। धन्यवाद। अनागत संस्था के अध्यक्ष जी अपनी किताब पर श्री डॉक्टर अजय किशोर जी अपनी पुस्तक पर आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मेरे जन्मदिन पर आप सभी ने शुभकामनाएं दी। मैं सबका आभारी हूँ, आप लोग उपस्थित हुए। आज का दिन अनागत कविता आंदोलन के नाम पर मैंने समर्पित किया था। आज कई वर्षों से लगातार ये अनागत दिवस मनाया जा रहा है। 2-3 वर्ष मेरे घर के
से के बाहर इस रूप में संपन्न हो रहा है कार्यक्रम। अनागत कविता, जैसा कि मैंने अपनी किताब में लिखा है, कठिन वर्तमान जीते हुए स्वर्णिम भविष्य की साकार और इससे बहुत बड़े बड़े साहित्यकार मिले। एक सन 70-80 के दशक से नागर जी ने भी अपने विचार प्रकट किए, सोहनलाल द्विवेदी जी ने भी अपने विचार प्रकट किए और तमाम बड़े बड़े साहित्य नाम भूल रहा हूँ, विष्णुपाल भाटिया, शिवशंकर ऋषि जी, इन सभी लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। रुद्रनाथ पांडे जी ने सर्वप्रथम इसका नवजीवन संपादक थे, उसमें उसका लेख छपा उन्होंने और इस तरह अनागत कविता पर चर्चा शुरू हुई। कुछ लोगों ने मुझे लगियाया भी, कुछ लोगों ने सांत्वना के लिए सावर्धन किया, उन सबका भी आभारी हूँ। और विगत कुछ वर्षों से प्रतिमा मैं अपने घर पर एक गोष्ठी जिसमें एक कवि को अनागत मातृ सम्मान, एक महिला कवियत्री को अनागत चंद्रिका सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर राहुल मिश्रा उन्होंने इस पर अंतर्राष्ट्रीय पर चर्चा भी करवाई, जिसमें 15 देश के विश्वविद्यालयों सहित 3 देशों के साहित्यकारों ने भाग लिया था और इसका बहुत व्यापक असर हुआ। सब कई शोध ग्रंथ भी उसमें पढ़े गए थे अनागत पर। इस रूप में अनागत लगातार चर्चा में तो रहा, मैं सकता कि इतनी चर्चा में रहा, लेकिन चर्चा में बराबर जब से मैंने इसको शुरुआत की और आज भी चर्चा में चल रहा है। और प्रतिवर्ष आज के दिन अनागत भारतीय सम्मान की रचनाकारों की कृतियाँ आदि होता है। जैसा कि इस वर्ष आज 4 कृतियों का लोकार्पण वांछित था, जो हो गया। महिला रचनाकार नहीं आ पाई है, कुसुम चौधरी जी, शायद वो अंत तक आ गए, उनकी कृपा रही। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे राम दुलारे सिंह जी हैं, इनकी पिछले वर्ष भी एक किताब आई थी और उसके पहले एक किताब आई थी। तो इनकी 4 किताबें अनागत कविता आंदोलन के संदर्भ में आ चुकी हैं। इसके अतिरिक्त पिछले साल इसी विद्यालय में छत के ऊपर वेदव लखनवी जी की, रामराज भारती जी की अनागत थी और प्रवीण पांडे जी की अनागत। इस प्रकार मेरी जितनी कृतियाँ हैं वो तो सब अनागत कविता आंदोलन के बिना बताई। तो अब तक 25 से अधिक काव्य कृतियाँ ऐसी हो गई हैं जो अनागत शीर्षक से आई हैं। और मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ये छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। एक विचार पर इतने रचनाकारों ने उसको आप छोड़ दीजिए तो उनके विचार उनकी कृतियाँ सामने आई। मैं सभी का आभारी हूँ और आवश्यकता है इस पर एक शोध की। ईश्वर चाहेगा, मैं कभी किसी के पास जाता तो नहीं, इसको मेरा अहंकार न समझिए, लेकिन ईश्वर चाहेगा तो इस पर शोध भी संभव होगा और तब सारी किताबें सार्थक हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। आज आपकी किताब का लोकार्पण हुआ, आप उनका भी हमसे आपने दिखाई। हमारा बहुत असर था, किसी तरह से पूर्ण हो गई। और अभिनव दीक्षित जी ये हरदोई से हैं, इन्होंने जो किताब चलो जी लेते हैं भेजी, मैंने देखा कि उसमें अधिकांश रचनाएं सब अनागत को छुट्टी हुई हैं, अनागत के स्तर पर खड़ी उतरती है। और उन्होंने एक कवि के दायित्व को पूर्ण करते हुए उन्होंने इस कृति को भी अनागत करके बताया। और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ।
अनागत के बीच किताब आई है। तो ये तीसरी कृति है और ये अलग अलग डायरियों पढ़ी थी, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं उनको उतारूँ। इसी तरह से मैंने अलग अलग डायरियों से इकट्ठा करके ये रचना है। हालांकि अभी 2 किताबों से ज़्यादा की सामग्री हुई हमारे पास और है लोगों की, लेकिन सब हो नहीं पाई, ये किताब हो गई है। अब इस किताब के संदर्भ में यही है कि जो विचार आया उसको गजल के रूप में जहाँ तक संभव हो ढाल कर उसको कागज के ऊपर देना है। और आप लोग जब उसको पढ़ेंगे आपके विचार जो आपको मिलेंगे वो इस कृति को सार्थकता प्रदान करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप लोग अनागत की गोष्ठियों में भी आइए और जो भी कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि अनागत केवल हमारे घर में नहीं है, इसलिए जब सभी लोग जुड़ेंगे, सबका जुड़ाव होगा, तब एक बात बनेगी और जरूर बनेगी। मैं आदरणीय सक्सेना जी का आभारी हूँ, उन्होंने मेरी किताब पर अपने विचार प्रकट किए। श्रेयस जी ने अपने विचार मेरी किताब पर प्रकट किए और आप सबकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति 100 के बराबर है, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उतने लोग नहीं आ पाए। पिछले वर्ष तो करीब काफ़ी लोग आ गए थे, उम्मीद संख्या थी, लेकिन इस बार शायद सर्दी की वजह से लोग नहीं आ पाए। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, स्वाति पांडे जी को, उनको जो अनागत कविता चंद्र का सम्मान किया। कुसुम चौधरी जी का बाकी है और एक अनागत मॉडल सम्मान जो हो गए देना था वो वसी अहमद खैराबादी जी को, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको बाद में भिजवाया जाएगा। इस यही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाय ब्रेक लिया जा रहा है 10 मिनट का, उसके बाद अगला कार्यक्रम होगा। चाय